सही है दोस्तों, है ना? चलिए ठीक है, सही है। तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब, भारत और पाकिस्तान, वर्तमान में जो है, अब वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। पहले लाहौर जो पड़ता था दोस्तों, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और एक सिख परिवार में जो है इनका जन्म हुआ, जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूल भी गए थे ना, तो स्कूल का भी अलग, जहाँ पर इनको डाला गया था, अंग्रेजी स्कूल में डाला गया था दोस्तों, वहाँ पर ये नहीं पढ़े। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा आर्य समाज के स्कूल में। कहते हैं दोस्तों भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया, वहाँ से दूसरे स्कूल में इन्होंने एडमिशन ले लिया और आर्य समाज के स्कूल में पढ़े हैं। उस स्कूल को मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, वो स्कूल आपका ये है, वो स्कूल जो रहेगा दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा इस स्कूल के बारे में भी। वह राजनीतिक अवहेलना के कई हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हो गए और कई बार गिरफ्तार भी हुए। सिंह को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी पाया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन इनसे पहले की जो बातें और भी इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी माता और पिता के नाम है दोस्तों, माता का नाम विद्यावती कौर था और इनके पिताजी का नाम था दोस्तों किशन सिंह। भगत सिंह की माता का नाम था क्या था? विद्यावती कौर, पिता का नाम किशन सिंह जी था दोस्तों। तो इनके माता पिता, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर माता पिता की तस्वीर भी यहाँ पर दिख रही होगी आपको, पीछे देखिएगा आप लोग। बात करते हैं दोस्तों, भगत सिंह किशन सिंह और विद्यावती के पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे। परिवार राष्ट्रवाद में डूबा हुआ था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में शामिल था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता राजनीतिक आंदोलन के लिए जेल में भी थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनके स्कूल का नाम ये दिख रहा है आपको, ये स्कूल का फोटो भी यहाँ पर आ गया दोस्तों। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दोस्तों इन्होंने एडमिशन लिया था, यानी कि ये वैदिक स्कूल में पढ़ने गए थे दोस्तों। बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, यानी कि DAV जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, उस स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई है। आगे बात करते हैं इनके बारे में। उनके पिता महात्मा गांधी के समर्थन में थे। जब बाद में सरकारी सहायता प्राप्त संसाधनों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया, इसलिए भगत सिंह ने 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था दोस्तों। फिर उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन किया, जिससे उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली। और मैं आपको बता दूं, भगत सिंह जो थे दोस्तों, इन्हें भगत सिंह को किताबों को पढ़ने का बहुत शौक था। इन्होंने कहते हैं कि बचपन में कई सारी किताबें पढ़ डाली। कहते हैं कि 50 किताबें तो इन्होंने बचपन में छोटे थे तभी पढ़ डाली थी। बहुत पढ़ने का शौक था। तो भगत सिंह को बहुत पढ़ने का शौक था और भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ डाली छोटी सी उम्र में। 13 साल की उम्र में बहुत एक योद्धा बने थे, एक क्रांतिकारी योद्धा थे। और इनके बारे में अधिक जानकारी देखिए आगे। बात करें दोस्तों इनकी किताबें पढ़ने का, देखिए आप इनके बचपन का फोटो आपके सामने दिख रहा होगा मेरे पीछे। इनके बचपन का ये फोटो था और हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें पढ़ते थे। बहुत किताबें इन्होंने पढ़ी दोस्तों। कहते हैं कि इनके स्कूल टाइम में इन्होंने 50 किताबें पढ़ी थी, है ना। द रीड बुक इन स्कूल टाइम, रीड 50 बुक्स इन स्कूल टाइम। ध्यान देना दोस्तों, जिसमें मुख्यतः राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार, है ना, पॉलिटिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया और उन्हीं पर इन्होंने जो है चर्चा की और उन्हीं की किताबों को ज़्यादा पढ़ा इन्होंने दोस्तों। एक आदमी के विचार किताबों से आते हैं दोस्तों। आदमी में विचार, जब किताबें पढ़ते तो आदमी के विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। किताबों को पढ़ने से आदमी की क्षमता बढ़ जाती है, विचार की क्षमता बढ़ जाती है, विचार ज़्यादा आने लगते हैं और गहरे विचार आते हैं। तो दोस्तों यही विचार इस महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन में आया और छोटी सी उम्र में इन्होंने किताबें पढ़ना चालू किया। भगत सिंह के बारे में अधिक जानकारी दोस्तों यहाँ पर दिख रही होगी आपको कि हुआ क्या कि जैसे तैसे इनका जीवन चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। छोटी सी उम्र थी, किताबें पढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक घटना ऐसी हो गई। और दोस्तों 17 वर्ष की उम्र थी उस समय इनकी। 17 साल की उम्र में इनके साथ इनके सामने एक घटना हुई थी दोस्तों। उस घटना का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता होगा दोस्तों। कुछ लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय कांग्रेस के लोगों ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड के विरोध में दोस्तों यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को जल्ली नामक एक व्यक्ति का बाग था और जल्ली नामक व्यक्ति के बाग में ही, इसीलिए उसको जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कहते हैं, क्योंकि वो जलियांवाला जो बाग था वो जल्ली नामक एक व्यक्ति का था। और 13 अप्रैल 1919 को इसी जलियांवाला बाग में दोस्तों एक सभा का आयोजन हो रहा था और कुछ लोग हमारे जो जैसे डॉक्टर विश्वनाथ जी, इनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसी के विरोध में दोस्तों उन्हीं को बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सभा का आयोजन कर रही थी कांग्रेस कमेटी। और इसी समय क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जनरल डायर ने
अचानक चलती हुई सभा पर गोलियों की बौछार कराने का आदेश दे दिया और हजारों लाखों जो लोग थे, हजारों लोग यहाँ पर सभा में शामिल थे। कहते हैं कि यहाँ पर आंधाधुंध गोलियां चली और इस आंधाधुंध गोलियां चलने पर कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20,000 निर्दोष लोग, पुरुष और महिलाओं को यहाँ पर दोस्तों बच्चों पर भी गोलियां चली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ, डिटेल आपके सामने आ चुकी है कि उस दिन एक ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने पुरुषों को, अपने सैनिकों को लगभग 20,000 निर्दोष और निहित पुरुषों, महिलाओं, बच्चों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। और जलियांवाला बाग में चलने पर सबसे पहली बात मुझे इस दीवार वाले बगीचे की सुंदरता लगी। कहते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह ने कहा था। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इन लोगों के मन में क्रांति कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहीं से उत्पन्न हुई। कहते हैं कि यहाँ पर एक बार भगत सिंह जी आए, बाद में भगत सिंह आए। कहते हैं कि यहाँ पर जब गोलियां चली तो आधे लोग कुएं में भी गिरे। जब आंधाधुंध गोलियां चली वहाँ पर तो आधे लोग कुएं में गिरे, जान बचाने के लिए कुएं में गिरे। कहते हैं कि बाद में आज भी बताते हैं ऐसा कि वहाँ पर अगर बाल्टी कुएं से निकालते तो खून रक्त आता उसके साथ में, ऐसा बताते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इतनी आंधाधुंध गोलियां चली, लोग कुएं में गिरे, जान बचाने के लिए भागे, कुछ कहते हैं कुछ वहीं मर गए। तो कहते 20,000 लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे, बिलखते हुए बच्चों को मारा गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसी के विरोध में कहते हैं कि जैसे यहाँ वहाँ पे गए और भगत सिंह वहाँ पर गए, तो भगत सिंह कहते हैं कि वहाँ पर जब गए भगत सिंह तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक बोतल भी लेके आए थे वो। और जब वो बोतल लेके आए वहाँ पर दोस्तों, कहते हैं कि बोतल से पानी भर के लाए थे घर पर, और उस बोतल का पानी देखा उन्होंने कि मैं इस बोतल में जितना रक्त है इसका कर्ज चुका के रहूँगा और मैं इस देश को आज़ाद करवा के रहूँगा। कहते हैं कि भगत सिंह के दिल में, और एक बार इनके पिताजी से बात कर रहे थे भगत सिंह, तो उन्होंने कहा था कि पिताजी, ये जो आप जो फसल उगाते हैं तो क्यों उगाते हो, और आम की गुठली उगाते हैं तो क्यों उगाते हो आप? तो उन्होंने कहा कि बेटा फसल उगाते तो इसमें बहुत सारे बीज आएंगे। और एक समय की बात है, उनके पिताजी आम की गुठली उगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्यों उगा रहे हैं आप, क्या होगा इससे? बोले इससे ये होगा कि बेटा एक बहुत बड़ा पेड़ आएगा, उससे फिर बहुत सारे आम आएंगे। तो भगत सिंह ने कहा था कि पिताजी मेरे पास, मैं भी एक बंदूक उगाना चाहता हूँ जिससे हजारों बंदूकें उत्पन्न हो और वही हजारों बंदूकें अंग्रेजों को मारने में काम आए। ऐसे विचार थे इनके। छोटे से बच्चे थे लेकिन विचार देखो कितने बड़े बड़े। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू या कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना यानी कि सिर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है, अगर देखना है जोर बाजू या कातिल में है, यानी कि सर कटाने में ज़्यादा जोर है कि बाजू में ज़्यादा जोर है, ये देखना है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू या कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूटे कातिल में है। खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन्होंने यहीं से दोस्तों अपना मूवमेंट चेंज कर लिया और धीरे धीरे भगत सिंह महात्मा गांधी के सानिध्य की ओर चले गए। और उसी समय दोस्तों महात्मा गांधी ने 1920 में एक नॉन करप्शन मूवमेंट चला रखा था जिसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। और दोस्तों इसी असहयोग आंदोलन में भगत सिंह ने भाग ले लिया। दोस्तों उसी समय इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, तो घर वाले चाहते थे कि बेटा आप तेरी शादी करवा दे, है ना। तो इनकी माँ ने इनसे बोला कि बेटा तेरी शादी करवा दे। उनके माता पिता चाहते थे कि शादी करें, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हे माँ, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, वही मेरी दुल्हन है, मुझे शादी करके क्या करना है। कहते कि कानपुर भाग गए। ये कहाँ भाग गए? कानपुर चले गए। वहाँ से भागकर घर छोड़ दिया इन्होंने और घर छोड़ के कानपुर चले गए। कहते कि उन्होंने उनसे कहा कि अपना जीवन पूरी तरह से स्वतंत्रता को संग्राम में समर्पित करना चाहता हूँ। आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, वही मेरी पत्नी है, मुझे शादी करके क्या करना है, ये भगत सिंह ने कहा था दोस्तों। तो इन्होंने शादी भी ठुकरा दी, कानपुर भाग के चले गए। और इसके बाद की कहानी सुनिएगा आप लोग। इसके बाद क्या होता दोस्तों, इनके जीवन में एक और बड़ा यहाँ पर बदलाव आता है। उसी समय आप सभी को पता हो तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। 1928 इसका समय था जब ये यहाँ से कानपुर चले गए और उसी समय दोस्तों पूरी तरह से क्रांतिकारी के रूप में लग गए, देश के लिए समर्पित हो गए। और उसी समय दोस्तों 1928 में लाहौर में एक विरोध हुआ था। उस समय आपको पता हो तो साइमन कमीशन आया था हमारे यहाँ पर। और साइमन कमीशन जो था कुछ बातों को मनवाने के लिए आया था। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वायत्ता पर चर्चा करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन का आयोजन किया था।
लेकिन कई राजनीतिक संगठनों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय लोग इससे नाराज थे। और दोस्तों इसी के विरोध में लाहौर के अंदर दोस्तों लाहौर में प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में भगत सिंह भी शामिल हुए थे। और इसी प्रदर्शन के जो मेन कार्यकर्ता थे उससे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने दोस्तों लाहौर से अधिवेशन संभाला था। आप सभी को पता है कि लाला लाजपत राय और इस समय पार्टी दो भागों में बट गई थी दोस्तों। कांग्रेस थी नरम दल और गरम दल। जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो सब नरम दल में आ गए थे, जबकि गरम दल में वो लोग शामिल थे जिनका खून खोफ रहा था। युवा लोग, जितने भी युवा थे वो सब गरम दल में थे और नरम दल में वृद्ध लोग थे। अब बूढ़े लोग नरम ही होते बेचारे, तो बूढ़े बूढ़े लोग जो थे वो नरम दल बन गया था उनका। और गरम दल में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बड़े बड़े लोग थे, युवा लोग। अब हुआ क्या, अब नरम दल और गरम दल के बीच में टकराव तो था, लेकिन लाला लाजपत राय तो नरम दल से थे और आपके जो चंद्रशेखर आजाद है ये किससे थे? गरम दल से थे। अब दोनों के बीच में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों गरम दल से थे। अब इनके बीच में कम बनती थी, लेकिन जब लाहौर में ऐसा साइमन कमीशन का विरोध हुआ तब भगत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों ने मिलकर यहाँ पर सहयोग किया था और कहा जाता कि इसके विरोध में झंडे, काले झंडे दिखाए, झंडा प्रदर्शन किया। और इसी में दोस्तों लाठियाचार्ज भी हुई। लाठियाचार्ज हुई तो कहते हैं कि वहाँ पर इतनी लाठियाचार्ज हुई, आंसू गोले छोड़े गए, है ना, और यहाँ पर भयंकर लाठियाचार्ज हुई। आप देख पा रहे होंगे लाहौर अधिवेशन स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन पे ये हंगामा हुआ था दोस्तों और साइमन कमीशन गो के नारे दिए गए थे। इसी नारों में, इसी लाठीचार्ज में दोस्तों इसी समय हमारे एक महान व्यक्ति लाला लाजपत राय को लाठी लगने की वजह से, लाठी चार्ज की वजह से, कहते हैं कि एक पुलिसकर्मी ने उनकी लाठी चार्ज में वहीं पर वो शहीद हो गए, मर गए दोस्तों। और उनका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने कहा कि हम इनका बदला लेकर रहेंगे। कहते हैं कि आदेश जो दिया था वो दिया था स्टोक नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। और ध्यान देना दोस्तों, आगे क्या होता है, आगे कहानी सुनना ध्यान से। आगे कहानी सुनना कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मारा और लाला लाजपत राय जी गंभीर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ हफ्तों के बाद लाला लाजपत राय की जो है वो शहीद हो गए दोस्तों और उनकी मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं इन्हीं का बदला लेने के लिए अब क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद जो है दोस्तों अब कुछ करेंगे। 17 दिसंबर को स्कॉट पर गोली चलाई गई। अब एक पहुंचे कहाँ पर, तीनों चार व्यक्ति थे, चारों जाके उस पुलिस थाने के पास में चले गए जहाँ पर स्कॉट बैठता था। स्कॉट ने आदेश दिया था गोली चलाने, लाठीचार्ज करने का। और इनको गुस्सा आ रहा था चारों को। चंद्रशेखर आजाद भी थे, इनके साथ और भी लोग थे, 4 लोग थे। चारों जाके उस पुलिस थाने के सामने जाके घुस गए कि जैसे ही स्ट्रोक आएगा हम गोली चलाएंगे और तुरंत इसको यहीं मार देंगे। चारों घुस गए वहाँ पर जाकर। चारों ने, कहते हैं कि वहाँ पर 17 दिसंबर की बात है और स्कॉट पर गोली चलाई। जैसे स्कॉट तो नहीं आया दोस्तों, लेकिन उसकी जगह निशाना चूक गए और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स की मौत हो गई। अब सैंडर्स की हत्या हो गई। मारना किसी और को चाहते थे, लेकिन मर गया कौन? और जो उस समय असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स, उसकी मौत हो गई दोस्तों। और फिर इसके बाद में मौत हो गई दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद असेंबली में बम फोड़ने के मामले में अंग्रेज सरकार भगत सिंह को बार बार पकड़ना चाहती थी और उनके साथियों को फांसी की सजा नहीं दिलाई तो सैंडर्स की मौत का जिम्मेदार बताकर नया मुकदमा चलाया और भगत सिंह की पिस्तौल को सैंडर्स की हत्या का हत्यारा बताया। कहते कि इसकी हत्या किसने की, मेन आदमी कौन है? भगत सिंह है। और दोस्तों यहीं पर इनको 3-4 को, इनके जितने भी साथी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके दोस्तों इनको जेल में डाला गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको जो है एक बार गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि लगभग 65,000 रुपये की जो है वहाँ पर कोर्ट में इनकी जमानत जो राशि बताई गई थी वो 65,000 रुपये था। और कहते हैं कि इनके पिताजी ने और आसपास के गांव के जो लोग थे उन्होंने ज़मीन बेचकर 65,000 रुपये हर्जाना भरा था, ऐसा भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी भगत सिंह नहीं माने। भगत सिंह ने फिर वही काम किया, छूट गए वहाँ से, फिर वही काम किया क्रांतिकारी के लिए, फिर वही काम किया तो फिर पकड़े गए। तो दोस्तों इनको फिर फाइनली जो है यहाँ पर क्या हुआ, बात की सुनो आप कहानी। आगे क्या होता है ध्यान से सुनना दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं कर रहे यार, मजे नहीं आ रहे, बहुत कम वाचिंग है क्या बात, दिन में कम देखते क्या लोग? चलिए आगे बढ़े दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अंग्रेज पुलिस अधिकारी पी सैंडर्स की हत्या अंग्रेजी राज के इनकलाब को, इकबाल को सबसे बड़ी चुनौती थी और इससे अंग्रेज अधिकारियों में भी भय उत्पन्न हो गया था और अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने पर उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। तात्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के निजी सचिव की पुत्री का विवाह भी सैंडर्स के साथ ही तय हो चुका था। अब भाई मान लो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे और उन्हीं की बेटी का विवाह भी किसके साथ होने वाला था, सैंडर्स के साथ होने वाला था। और सैंडर्स की हत्या तो किसने कर दी, इन क्रांतिकारियों ने कर दी। अब सैंडर्स भी मर गया तो कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी अब तो कहते हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि उन्होंने पर्चे बंटवाए और जगह जगह पर्चे फेंके, इन्होंने पर्चे लगा दिए चिपका जगह जगह और पर्चों में लिखा इन्होंने कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले लिया। देखो आप, इसका मकसद था अंग्रेजों को नीचा दिखाना और अंग्रेजों के यहाँ पर जलन भारी हो गई और जलन भारी हुई दोस्तों तो ध्यान देना आगे क्या होता है। आगे ध्यान देना दोस्तों, भगत सिंह के बारे में उल्लेख मिलता है कि सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को जब दत्तेश्वर जो थे उन्होंने सेंट्रल जेल असेंबली में बम फेंका था, तब वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जाने वाला था। और दोस्तों ये घटना याद रखना दोस्तों कब की थी, ये 8 अप्रैल, तो ये तो करंट का डल गया यहाँ पर, 8 अप्रैल नहीं आएगा इसमें, ये घटना पहले की है दोस्तों, है ना। 1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था, उसी साल फरवरी में चोरा चोरी कांड हुआ था और गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर भड़के हुए कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी दोस्तों। कहते हैं कि वहाँ पर 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। और ये क्यों हुआ था चोरा चोरी कांड, इसका भी कारण बताता हूँ मैं। हुआ कुछ यूँ था कि उस पुलिस थाने के सामने क्या हुआ था, हमारे जो महात्मा गांधी उन्होंने असहयोग आंदोलन चला रखा था। तो असहयोग आंदोलन में लोग क्रांतिकारी थे, सारी जगह जगह क्रांति कर रहे थे और जगह जगह बोल रहे थे कि भाई हम आपका सामान का बहिष्कार करेंगे, तुम्हारी शराब नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो जगह जगह अब बहिष्कार तो करना पड़ता है। अब ये सभी लोग इकट्ठे हो गए, अब थाने के सामने जाके बोलने लगे कि हम जो है, और थाने के सामने जाके नारे लगाने लगे। अब पुलिसकर्मी आए, तो पुलिसकर्मी ने इनको बोला कि भाई तुम आवाज़ मत करो और तुम्हें ये नारेबाजी बंद करो। तो इन्होंने बोला कि हम तो नारे लगा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, हम तो नारे लगा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, और हम तो हमारा काम कर रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो, हमें आज़ादी है, नारा लगाने कौन सा गुनाह है। तो कहते हैं कि पुलिस अधिकारी ने क्या किया कि वहाँ पर गोली चला दी। अब जैसे पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई, अब पुलिस अधिकारी को ये नहीं था, ये पता नहीं था क्योंकि भीड़ तो ज़्यादा थी इनकी, ये तो बहुत सारे थे। अब पुलिसकर्मी ने जैसे गोली चलाई, 2 गोली चली और 2 गोली में एक व्यक्ति मारा गया। कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्रांतिकारी मारा गया था, लेकिन जैसे इनकी दूसरी गोली लगी वो खत्म हो गई गोली, और जैसे गोली खत्म हुई सारे क्रांति उसके ऊपर टूट पड़े और टूट पड़ गए। उन सभी पुलिसकर्मियों को मारा, बेरहमी से मारकर उस पुलिस थाने में लगा दी आग। तो कहते हैं कि और भी 22-23 लोग और भी थे जो पुलिसकर्मी मारे गए थे वहाँ पर। और इस बात से गांधी जी हुए नाराज। गांधी जी ने बोले मेरा तो अहिंसावादी, मैं तो आदमी हूँ, मेरा आंदोलन चल रहा था, तुम लोगों ने इसको क्यों ऐसा हिंसावादी कर दिया, मेरा मकसद ये नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया। अब इनसे हो गई गलती, हो गई महात्मा जी, इन्होंने बोला गलती हो गई हमसे, अब क्या करें, हम क्या करते हो। तो कहते हैं कि यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि मैं इसको वापस लूँगा। तो असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने वापस ले लिया और यहीं से दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और दोस्तों जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तब इन सभी क्रांतिकारियों के मन में एक विचार चला, यार गांधी जी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है क्या, अरे हम स्वतंत्रता यहीं से मिल जाती है, हमें स्वतंत्रता तो आप यहीं से प्राप्त कर लेते, आज़ादी मिलने ही वाली थी, गांधी जी ऐसा क्यों किया तुमने। तो ये सारी बातें हैं। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, आगे ध्यान देना, आगे क्या कहानी सुनना ध्यान से आप लोग। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे पूरे देश में जबरदस्ती निराशा का माहौल छा गया था। अनहैप्पी विद द वायलेट इंसाइटेड महात्मा गांधी हेड ए विड्रॉन। तो अगर देखना हो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आपको यहाँ पर जो दिख रहे क्रांतिकारी दिख रहे हैं आपको यहाँ पर पीछे, ये क्रांतिकारी दिख रहे हैं आप लोगों को पीछे। हाँ, इस तरह से क्रांतिकारी दोस्तों धीरे धीरे इन्होंने एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन इन्होंने तैयार कर लिया था सभी क्रांतिकारियों ने। और जगह जगह असहयोग आंदोलन का जो है बहुत बेहद तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था असहयोग आंदोलन। लेकिन एक इंसान है
अहिंसा की वजह से गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया और इसके विरोध में काफ़ी लोग निराश भी हुए कि गांधी जी आपने ऐसा क्यों किया। तो आगे कहानी सुनना ध्यान से दोस्तों। गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद मर सकता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो कहते गांधी जी ने बोला कि नहीं, मैं कभी भी किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ध्यान देना दोस्तों, काकोरी कांड की आप बात करते हैं हम 1922 के बाद 1925 में दोस्तों 9 अगस्त की बात है। 1925 में कुछ क्रांतिकारियों ने दोस्तों क्या किया, काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेज के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य थे। आप सभी को पता हो तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था और उसी के सदस्य थे सारे के सारे दोस्तों। भगत सिंह भी उसी के थे। तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने जो गरम दल के लोग थे, इन्होंने HRA की स्थापना करवाई थी बाद में। तो दोस्तों ये सभी HRA के सदस्य थे और ये घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, काकोरी कांड में जो अंग्रेजों का खजाना था उसको लूट लिया था। इसे काकोरी कांड बोलते हैं। इसकी डेट जरूर याद रखना दोस्तों, 9 अगस्त 1925। अब ध्यान देना दोस्तों, परीक्षण अवधि के दौरान भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की। अब इनको पकड़ लिया, काकोरी कांड में भी पकड़ लिया इनको। अब तो पकड़ के फाइनली इनको जो है पकड़ के क्या कर दिया दोस्तों, पकड़ लिया और इनको जेल में डाला गया। अब जेल में डाला इनको तो भाई साहब इन्होंने जेल में भी हंगामा ही किया। जेल में भी शांति से नहीं बैठे, जेल में भी इन्होंने किताबें पढ़ना चालू की। जेल में भी किताबें पढ़ते थे, नई नई किताबें पढ़ते थे। इनको कोई खौफ नहीं था। कहते कि जिसको कोई खौफ ना हो उसको किस बात का डर, मौत से भी नहीं डरते हो। तो कहते कि दोस्तों इनको भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन सभी को जो है दोस्तों यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया और भी क्रांतिकारी थे इनके साथ में। अब तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। जैसे इनको बंद किया गया दोस्तों, तो बंद करने के पश्चात इनको जो है दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ इन्होंने अंदर ही अंदर, अब इनको ना तो टाइम पे खाना देते थे, ना कुछ करते थे, ना इनके यहाँ बैठने की सोने की व्यवस्था। तो इन लोगों ने बोला कि भाई तुम लोग हमारे लिए इतनी भी व्यवस्था नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने अंदर ही अंदर दोस्तों जन आंदोलन चालू किया वहीं पर जेल के अंदर ही। और इन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। कहते हैं कि दोस्तों कई जगह आपको 116 दिन मिलते हैं, कई जगह 65 दिन मिलेगा, लेकिन 116 दिन। तो कहते हैं दोस्तों इन्होंने भूख हड़ताल रखी। कहते हैं कुछ खाया ना पिया, बस पानी के सहारे जीते थे। और एक इनके तन पर कपड़ा भी उतार दिया था इन्होंने। और दोस्तों कहते हैं कि जो होती है ना, जो बोरी होती है, थैला होता है, बोरी वाला थैला, उसको जो है इन्होंने पहन लिया था दोस्तों। तो ऐसा बताते हैं। और इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कहते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और फिर भी ताज्जुब की बात तो यह है कि कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी वही गाना गाना, वही किताबें पढ़ना, वही इंकलाब के नारे लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। कुछ खाए पिए रहना, कुछ खाए बिना रहना और इंकलाब के नारे लगाना और गाने गाना और किताबें पढ़ना और जागना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। और वही चुनौती हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने झेली है। जेल में रहते हुए भी इन्होंने दोस्तों किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि परीक्षण अवधि के दौरान भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की। उन्हें उनके षड्यंत्रकारी थे जैसे राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने षड्यंत्र ही तो किया था काकोरी कांड वाला। तो उन्हीं को तीनों को दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाने का काम किया। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया, फांसी की सजा एक दिन पहले होने वाली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन तीनों को बुला लिया और तीनों को बुलाकर रात्रि में ही बोल दिया इनको। रात्रि में मतलब एक दिन पहले इनको बोला इन्होंने कि भाई अब तुम्हें फांसी मिलने वाली है पक्का। तो कहते हैं दोस्तों जो पहले डेट फिक्स हुई थी वो पहले हो गई थी 23 मार्च 1931 को। और इसी समय अब इनको बचाने के लिए दोस्तों, याद रखना आप लोग, बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर देखना, ध्यान देना आप लोग। चंद्रशेखर आजाद ने बेचारे ने बहुत मेहनत की इनको बचाने के लिए। और एक बात और बता देता हूँ मैं, भगत सिंह की अगर बात करें अपन, तो भगत सिंह ने एक दुर्गा भाभी थी। दुर्गा भाभी, अब तीनों बच रहे थे, बचने के लिए निकल रहे थे। तो कहते हैं दुर्गा भाभी रेलवे स्टेशन पर इन्होंने अपनी थोड़ी देर के लिए ऐसी उनको समझाकर उनको पत्नी बनाया था कि ताकि हम अंग्रेजों से बच सके। और यहाँ पर ऐसे निकले थे ये, कहते थोड़ी देर के लिए उनको अपनी पत्नी बनाया था दुर्गा भाभी को, ऐसा बताते हैं, ठीक है ना, भगत सिंह ने। तो उनकी सारे ये बच के निकले थे, ठीक है दोस्तों।
तो दाढ़ी वाड़ी कटवाई और अंग्रेजी सूट बूट में रहने लगे। पहले नहीं रहते थे ऐसे, पहले एक साफा बांधते थे ये और दाढ़ी आती थी इनके, पूरे सिख टाइप रहते थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों इन्होंने अंग्रेज की टोपी पहनना चालू किया, दाढ़ी वाड़ी कटवा ली और अच्छे सूट बूट में रहने लगे ताकि अंग्रेज पहचान नहीं पाए, है ना। उसी दिन के बाद इनका जो है दोस्तों ऐसा फोटो आने लगा। पहले ऐसा फोटो नहीं था इनका, इसके बाद ऐसा फोटो इनका आने लगा था दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर सभी का? बस पानी पिया था दोस्तों इन्होंने, खाया कुछ भी नहीं था, पानी पिया था। और इसमें एक दो तो क्रांतिकारी मर ही गए थे बेचारे, नहीं सहन कर पाए थे, सहन ही नहीं कर पाए हो। सोचो आप क्या दर्द रहा होगा उनको, तो वो भूख के मारे ही मर गए, है ना। सोचो आप। दोस्तों बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। सोनी जी जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद सोनी जी। दोस्तों इनके पास बुक थी और नौनी जी की इनके पास बुक थी, और नौनी जी की बुक तो इन्होंने लास्ट टाइम तक भी पढ़ी थी। ये जेब में रखते थे। और सोचो आप उस समय स्वामी विवेकानंद जी की फोटो भी जेब में रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी की फोटो भी जेब में रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रमुख गुरु मानते थे। इनके जेब में रहता था एक पेन, एक डायरी और एक स्वामी विवेकानंद जी का फोटो इनकी जेब में हमेशा रहता था। भारत माता का फोटो और स्वामी विवेकानंद जी का फोटो इनकी जेब में रहता था हमेशा, याद रखना दोस्तों आप, है ना। और बुक तो इनके पास थी, बुक की कोई कमी नहीं थी इनके पास। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, और ध्यान दीजिएगा आगे। मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात, ये चंद्रशेखर आजाद ऐश्वर्य भगत सिंह बोलते रहते हैं हमेशा। ध्यान दीजिएगा आगे। काकोरी कांड हो गया, इसके बाद जेल में बंद हो गए थे और दोस्तों इनको फांसी दी गई थी बाद में। और आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इनको फांसी दी गई तो इसके साथ में और भी लोग थे, जिसमें सुखदेव जी 15 मई 1907 से लेकर 23 मार्च 1931 को सुखदेव जी को भी यहाँ पर इनके साथ में दोस्तों फांसी दी गई थी। सुखदेव की सज़ा मिलने पर डरने की बजाय वो भी खुश थे, और फांसी से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि लाहौर षड्यंत्र मामले के 3 कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इन्होंने गांधी जी को ये पत्र लिखा था और पत्र में लिखकर ये कहा था दोस्तों, है ना। सोचिए आप, तो सुखदेव फांसी की सज़ा मिलने पर डरने की बजाय खुश भी थे। फांसी से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को उन्होंने पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि लाहौर षड्यंत्र में के मामले में 3 कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, फिर भी गांधी जी की कुछ बातें जो ठीक नहीं थी और कुछ बातें गांधी जी ने ध्यान में नहीं लिया, और यही कारण है गांधी जी इनको नहीं बचा पाए। और भी बहुत सारे कारण हैं, कभी आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो उनमें पता चलेगा। हम किसी को यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि गांधी जी बुरे थे। गांधी जी राष्ट्रपिता, अच्छी बात है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं हम, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये भी तो राष्ट्रपुत्र कहला सकते हैं ना, तो इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि भी तो मिल सकती है ना। तो मेरा तो यही आग्रह है कि भारत सरकार इसको राष्ट्रपुत्र की उपाधि जरूर दे, राष्ट्रपुत्र है हमारे। तो जिन्होंने देश में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, जो अब तक किसी क्रांतिकारी पार्टी को नहीं प्राप्त है, वास्तव में देश को उनके व्यक्तित्व से बदलाव के रूप में उतना ही लाभ नहीं मिलता जितना कि लाभ उन्हें फांसी से